हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं क्लोन एजुकेशन। और मैं आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूँ साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और अभी फिलहाल हम लोग रिवीजन सीरीज के अंतर्गत क्या बात कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स दोनों के कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में साइंस के लिए ये दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और ये उसका तीसरा पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और भी बहुत सारी क्लासेस है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएंगे। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो ये सेशन जरूर देखिए, इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट्स में क्या बातचीत करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो दूसरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था ना, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया एसिड बेस सॉल्ट का, तो जहां हमने पार्ट 2 को छोड़ा था वहां से पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका अपना चैनल है, अच्छे अच्छे साइंस मैथ्स कंटेंट को आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आए, तो ऑब्वियसली आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल का ग्रोथ होगा और आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे साइड से मैं अपना काम करता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये काम जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। फिलहाल आज का हमारा टारगेट मैं बता देता हूँ, क्या बताने वाला हूँ आज। पीएच स्केल के बारे में पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, पीएच वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस पीएच का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और कई सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद सॉल्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ और जानेंगे मोर अबाउट सॉल्ट। एंड एक और दिलचस्प टॉपिक है हमारे इसी कैटेगरी में, वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्या होता है, ये तीन हमारा टारगेट है आज के सेशन में। तो सीधे सीधे पहले मुद्दे पर आ जाते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आप जानते हैं कि अगर सब्सटेंस की हम बात करते हैं या मटेरियल्स की हम बात करते हैं, हर सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है। ये पिछले सेशन में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू, क्योंकि पीएच का अपना रेंज होता है ना, 0 से लेकर के 14 तक का, है ना, 7 है, एग्जैक्टली 7 किसी सब्सटेंस का है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। प्योर वाटर इसी का एग्जांपल है। लेकिन अगर 7 से कम है, तो 7 से कम 6 भी है, 5 भी है, और आगे बढ़ते जाओ, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। और 7 से ज्यादा है, 8 9 एंड आगे बढ़ते जाओ, 14 तक जा सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेसिक यानी कि अल्कलाइन बोलते हैं। ये बात तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक्स नाम का कोई सब्सटेंस है, और सपोज मैं एवरीडे लाइफ की बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, इट्स अ सब्सटेंस ना, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि शायद इसका पीएच वैल्यू, आप, मुझे लगता है कि जानते होंगे, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू लगभग लगभग कितना होता है पता है, अप्रोक्सीमेटली 7.4 के आसपास। ये लगभग बोल रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए चलेगा, वो बहुत थोड़ा। तो इसका मतलब है, अगर क्या होगा, मैं कहूंगा कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 8 से ऊपर चला जाए, काफी ज्यादा टू अल्कलाइन हो जाए, स्लाइटली अल्कलाइन तो होता है, लेकिन टू अल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे समंदर का पानी हो जाए, हमारा ब्लड समंदर के पानी के जैसा खारा हो जाए तो क्या होगा, अल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा, अरे बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। फिर उसी तरीके से अगर हम कहें कि किसी वजह से बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू बहुत नीचे चला गया, 7 से भी नीचे, 4 3 पे चला गया, टू एसिडिक हो गया, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे बात को। तो हमारे बॉडी का एक रेंज होता है कि इस रेंज में हमारे बॉडी के सिस्टम का पीएच होगा, पूरा सब सही रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर मार्जिन हो सकता है, पॉइंट इधर उधर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा या कम होना बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। जैसे मान लीजिए समंदर के पानी की मैं बात कर रहा हूं, या किसी तालाब की बात कर रहा हूं, कोई एक्वस बॉडी है, मतलब वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसका अपना एक पीएच वैल्यू है इस पूरे कंटेंट का। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक खास रेंज तक पीएच को झेल लेगा, लेकिन अगर इस वाटर बॉडी का पीएच रेंज कम हो जाए, बहुत ज्यादा या ज्यादा हो जाए, तो ये खत्म हो जाएगा ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के ऊपर आ जाएगा। तो समझ रहे हो, एवरीडे लाइफ में पीएच का बैलेंस सिचुएशन बहुत जरूरी है।
और इसीलिए पीएच बहुत मायने रखता है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इसी को अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको समझनी है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? इसका जवाब है यस। अभी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। बेसिकली एनिमल की बात करो, प्लांट्स की बात करो, सब पीएच सेंसिटिव होते हैं। एक खास रेंज तक ही वो झेल पाएंगे चेंज। हद से ज्यादा पीएच बढ़ जाना एक नॉर्मल रेंज से, हद से ज्यादा कम हो जाना दोनों ही परेशान कर सकता है और इवन जान पे भी बन सकती है। सो अगर मैं अपने बॉडी की बात करें, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अब देखो ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हमारे बॉडी का जो रेंज है 7 to 7.8 पीएच रेंज तक ये काम करेगा। मतलब 7.3 होगा चलेगा, 7.4 होगा चलेगा, लेकिन अगर 8 से ऊपर हो गया तो दिक्कत, और 7 से बहुत नीचे आ गया तो भी दिक्कत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बट ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंस को बताता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा से थोड़ा ही ज्यादा हो तो फिर परेशानी हो सकती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जैसे रेन वाटर होता है ना, बारिश का पानी, उसका भी अपना पीएच वैल्यू होता है, कम ज्यादा जो भी है। लेकिन अगर किसी कारण से उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, लेस, इससे भी लेस, आप जानते हो ना 7 से जितना नीचे डाउन जाओगे एक सब्सटेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। अगर मतलब पानी है, बारिश का पानी है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चला जाए, समझ लेना वो टू एसिडिक हो गया। ऐसे बारिश को एसिड रेन कहते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इनपुट कहता है कि अगर बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से लेस चला जाए, देन ऑफिशियली इट विल डिक्लेयर्ड एज एसिड रेन। और एसिड रेन बहुत खतरनाक है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, अब ये टू एसिडिक पानी नदी में जाएगा जो कि बारिश का पानी, तो सोचो नदी के पीएच का क्या होगा? इधर उधर हो जाएगा, टू एसिडिक हो जाएगा। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो नदी में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव है, मछली है और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट all plants, we can say that all animals are basically pH sensitive and they can bear only slight change in pH range। उससे थोड़ा ज्यादा कम होगा तो फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ये। सो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हमारे ही बॉडी के संदर्भ में पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के कैटेगरी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना, अभी पीएच के जो कॉमन एवरीडे लाइफ से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो पैटर्न है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट आवर स्टमक। स्टमक मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टमक। स्टमक एक ऑर्गन है और फूड डाइजेस्ट करने में इसका अपना रोल होता है। और दिलचस्प बात यह है कि टू मच एसिडिक सब्सटेंस, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड होता है HCl, ये स्टमक प्रोड्यूस करता है। ये तेजाब है एक तरीके से, इतना खतरनाक एसिड हमारे बॉडी में ही बनता है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो ये भी बात यहां पे लिखी हुई है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट that our stomach produces hydrochloric acid which is too much acidic, बहुत ही powerful acid है। But basically this HCl helps in the digestion of food without harming the stomach। मतलब ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक बात है, स्टमक को बिना नुकसान पहुंचे, क्योंकि इसके लिए पूरा प्रोटेक्शन होता है, वो बायोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, है ना। बट कभी कभी अगर मान लो ये टू मच सीक्रेट हो गया, इसका इंपैक्ट ज्यादा हो गया स्टमक में, तो पेट में जलन शुरू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, आपने सुना है, बहुत सारे परेशानी शुरू हो जाती है, इनडाइजेशन जैसी स्थिति हो जाती है। अब ये गड़बड़ पीएच का एक इंडिकेशन है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, व्हेन समटाइम इट हैपन, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड मे बी, एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। कभी कभी अब जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा
तो फिर वही पीएच पे इंपैक्ट पड़ेगा और आपको पेन होगा, इरिटेशन होगा, परेशान हो जाओगे, है ना। तो फिर ये टू मच एसिडिक इंपैक्ट आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, जब आप एसिडिटी या इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज दवाई के रूप में बाहर से आउटसोर्स करनी होती है, लेनी होती है, जो इस एसिड के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे और फिर आपको राहत मिल जाती है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, व्हेन यू गॉट दिस टाइप्स ऑफ पेन, पीपल बेसिकली यूज बेसिस, क्योंकि एसिड के कारण ये पेन शुरू हुआ है ना, इरिटेशन शुरू हुआ है, तो आप इसको, इसके इंपैक्ट को कम करने के लिए क्या डालोगे, इसका जो ऑपोजिट सब्सटेंस है बेस। सो पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड, जो एसिड के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करे, वो एसिड का विरोधी है, एसिड का एंटी है। तो जो भी बेस होगा उसको हम एंट एसिड ही कहते हैं। एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली बेस यूज करेंगे और बेस को एंट एसिड कहेंगे। एंट मतलब एंटी एसिड। तो जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप जो भी कुछ लेते हो पक्का वो बेसिक टाइप का होता है सब्सटेंस, एंट एसिड होता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इसके बारे में शुरू में आपने पढ़ा होगा और मैंने शायद बताया भी था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद है आपको, MgOH2, ये क्या है? MgOH2 इट्स अ बेस, और ये माइल्ड बेस है, एक तरीके से बहुत पावरफुल, खतरनाक नहीं है, माइल्ड है। तो आप इसको लेकर के एसिडिक इंपैक्ट को कम कर सकते हो, आपको इससे राहत मिल जाएगी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलोगे आप? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस। क्या इसे एंटासिड बोलेंगे? हाँ जी, एंटासिड है। एंड कभी कभी जब इरिटेशन होती है, पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, तो आप इसको यूज करते हो। तो तीनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमें बताता है कि कैसे पीएच हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पीएच बैलेंस रहे बड़ा इंपॉर्टेंट है। HCl ज्यादा प्रोड्यूस होगा, पीएच पे इंपैक्ट पड़ेगा और उसका इंपैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा, फिर हम परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। नंबर 2, नंबर 3 की बात करें, ये हो गया पहला, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। Now we will discuss third point. Create change as the cause of tooth decay. अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, हमारा जो दांत है ना, ऐसे सपोज मैं दांत की बात कर रहा हूँ, टीथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टूथ लिख दो, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, ये दांत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। खाना चबाना इन सब के जरिए, दांत के जरिए पॉसिबल होता है, सही है। और दांतों में सड़न होती है, टूथ डिके होती है, आपने सुना होगा, आपने मे भी शायद झेला होगा, देखा होगा अपने आसपास के लोगों को। कभी कभी तो इस टूथ डिके को हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण टूथ डिके हमें परेशान करता है। बेसिकली टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ, जिस कैविटी में दांत है उसका पीएच वैल्यू ये अगर 5.5 से कम हो जाए, क्योंकि अपने इस रेंज में जो सलाइवा वगैरह होता है ना, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू है, लेकिन पीएच वैल्यू मान लो 6.2 है, 6.3 है, थोड़ा कम हो गया 5.5 तक, ठीक है, लेकिन मतलब ये भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 5.5 से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर इससे नीचे चला गया तो समझ लो टूथ के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा, टूथ डिके शुरू हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कि अगर रेन वाटर का पीएच वैल्यू किसी कारण से एसिड के मिक्स होने से 5.6 से नीचे चला गया, तो वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरीके से खराब कर देगा। उसी तरीके से हमारे माउथ कैविटी का, मतलब इस सिस्टम का, माउथ का पीएच वैल्यू लोअर देन 5.5 हो जाए, तो दैट मीन्स दिस इज रेड फ्लैग, है ना। तो यहां से डिके शुरू हो जाता है। टूथ इनेमल, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इसको कहते हैं। तो इसको कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ ये काफी हार्ड लेयर होता है, और मे भी शायद आप जानते होंगे कि ये जो इनेमल होता है ना, दांत का ऊपर वाला जो व्हाइट व्हाइट पार्ट आपको दिखता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और हमारे शरीर का, बट ये भी गलने लगता है।
एसिड इतना खतरनाक होता है। सो बेसिकली व्हाट इज द लाइन हियर? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम और मे बी कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखना ये शब्द ज्यादा कॉमन है, which is very hard and it is basically hardest substance in our body. It does not dissolve in water. ये पानी में नहीं घुलता क्योंकि काफी हार्ड होता है, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. अगर 5.5 से नीचे चला गया, टू एसिडिक हो गया, तो ये जो हार्डेस्ट पार्ट है अब ये भी गलना शुरू हो जाएगा, टूथ डिके की प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता है। दांतों की साफ सफाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है पता है, जब आप खाना खाते हो ना, कोई फूड स्टफ्स, खास करके जो शुगरी सब्सटेंस होता है, शुगर वाला मीठा, इसके खाने के बाद दांत को तो जरूर धोना चाहिए, पक्का। क्योंकि शुगर जो होता है ना, अगर ये आपके दांतों में फंस गए ना, दांतों के आसपास शुगर के पार्टिकल फंस गए ना, तो यहां पे जो बैक्टीरिया है ना, ये इसके ऊपर रिएक्ट करके एसिड बनाना शुरू कर देता है। माउथ के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, जो कि होता है प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमने कुछ खाना खाया, उसमें शुगर वाला कंटेंट है, खास करके मीठा खाने के बाद तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है इस पॉइंट को, क्योंकि उसमें शुगर है, और या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाले, जैसे चावल हो गया, चावल के दाने फंस गए, कुछ भी इस तरीके का कंटेंट, भोजन के कण फंसे हुए ना, तो इसके ऊपर जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं ना, आप इसे रोक नहीं सकते हो। ये इसके ऊपर जाएगा, फूड के ऊपर, और रिएक्शन शुरू करेगा, उसको डिग्रेड करना शुरू करेगा, और उससे क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा, और एक लेवल से ज्यादा अगर हो गया तो फिर पीएच वैल्यू कम होना शुरू होगा, क्योंकि एसिड ऑब्वियसली ज्यादा एसिड मतलब पीएच लेस, और फिर उसमें फिर दांत में सड़न, दांत में गलन सब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि खा रहे हो कुछ, बैक्टीरिया किसी फूड पार्टिकल पे अटैक करेगा, उससे पहले आप फूड को हटा ही दो माउथ से। मतलब मुंह धोने के लिए सलाह क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो भी फंसे हुए कण होंगे ना दांत के बीच में, माउथ कैविटी में, जहां भी फंसे होंगे फूड पार्टिकल, जिसपे बैक्टीरिया अटैक करके डिग्रेड करके एसिड बना सकता है, उस कण को ही खत्म कर दो साफ सफाई से। तो बैक्टीरिया अकेले क्या कर लेगा? इसीलिए खाने के बाद जो लोग बोलते हैं ना, सलाह देते हैं ना कि मुंह धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए 2 बार 3 बार, ये सब इसी वजह से कहा जाता है। मेन चीज ये है कि फूड पार्टिकल माउथ में रहना नहीं चाहिए, खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, इसे बोलते हैं ना, ये इसी वजह से कहते हैं। तो इसका साइंस है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दांत को धोने के लिए ना, ऐसे साफ करने के लिए ब्रशिंग जब आप करते हैं तो टूथपेस्ट यूज करते हो, पता है ना, और टूथपेस्ट में जो भी कंटेंट होते हैं वो एसिड का अपोजिट होता है, वो बेसिक होता है। क्योंकि एसिड थोड़ा बहुत तो बन रहा होगा, फूड पार्टिकल कितना भी आप निकालने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो वो सुबह जब आप ब्रश करते हो तो उस एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है टूथपेस्ट की वजह से। सो बेसिकली यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, टूथपेस्ट आर बेसिक, ये भी क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट किस नेचर का होता है। ऑब्वियसली एसिड का अपोजिट ही होना चाहिए, क्योंकि माउथ में तो एसिड बनता रहता है। फॉर क्लीनिंग, basically using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। इसीलिए हर बार, जितनी बार आप ब्रश कर सकते हो, 2 बार 3 बार, मतलब जितनी बार, क्या 50 बार थोड़ी कोई करता है, 2 बार तो कम से कम करना चाहिए, 3 बार करो तो और अच्छी बात है। दांत की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब उसी का हिस्सा है, कुल्ला करना, खाने के बाद मुंह साफ करना, ब्रशिंग करना, टूथपेस्ट से ब्रशिंग करना, ये सब सफाई का हिस्सा है, ताकि डीके को रोका जा सके। तो बात समझ में आ गई? पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, टू मच एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर इन आवर माउथ कैविटी, ड्यू टू दैट टू मच एसिड टूथ डिके कैन स्टार्ट। इसको रोका जा सकता है, और बैक्टीरिया जो माउथ में होता है वही भोजन के ऊपर अटैक करके एसिड बनाना शुरू कर देता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? मधुमक्खी ने काटा कभी आपको? हनी बी ने काटा? देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, जब ये काटते हैं ना,
तो हमारे स्किन में कुछ एक एसिड चला जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और इस एसिड के कारण बर्न शुरू होता है, जलन शुरू होता है। बर्निंग, ठीक है, इरिटेशन शुरू होती है। और फिर जब ऐसा कुछ होता है तो आप उसके ऊपर कुछ जब लगाते हो ना, तो पक्का वो क्या होना चाहिए, वो कोई ना कोई एसिड का अपोजिट बेस होना चाहिए। वो लगाते हो, फिर थोड़ा सा आराम मिल जाता है। So basically, bee sting leaves an acid which cause pain and irritation and burning. You can say that. कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। एंड व्हेन दिस हैपन, मधुमक्खी ने काट लिया, डंक लग गया, ठीक है ना, बी स्टिंग ने काट लिया, मतलब हनी बी ने काट लिया, देन उसके बाद आपको कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करना होगा जो बेसिक होगा, माइल्ड, बहुत खतरनाक बेसिक नहीं, थोड़ा सा बेसिक। सो माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिक होता है, उस जगह पे आप लगाओ जहां पे आपको इसने बी ने काटा है, राहत मिल जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। नेटल लीव्स के बारे में आप जानते हो? ये पहाड़ों के आसपास के इलाकों में ये ऐसे रहता है। देखो, ये नेटल की पत्तियां देखो ऐसे, ये इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, अगर ये आपके स्किन से टच हो जाए ना, तो ये एक एसिड आपके शरीर में छोड़ देता है, वही फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, और आपको जलन होती है। अच्छा, जहां ये नेटल के पौधे होते हैं ना, आप देखेंगे वहां पे कुछ ऐसे प्लांट भी नेचर ने खुद ही हमें दे दिया है, जिसका नेचर एसिड का विरोधी होता है। तो जैसे नेटल स्टिंग से आपका टच हो गया ना पहाड़ी इलाकों में सपोज, तो वहां डॉग प्लांट होता है, उसकी पत्तियों को तोड़ो और उसको घिस दो यहाँ पे, वो बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस टू अस। बेसिकली नेटल इज हर्बल प्लांट, वी कैन से दैट, which grows in the wild areas, hilly areas, and its leaves leaves having stinging hair, छोटे छोटे बाल जैसे ऐसे खड़े खड़े पार्ट होते हैं हेयर जैसे इसमें, which cause painful sting when touched accidentally। गलती से अगर आपके शरीर ने इसको टच कर लिया तो ये आपके बॉडी में एसिड डाल देता है ना। दिस इज ड्यू टू मिथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में चला गया, फिर आपको परेशानी होती है। तो इसका ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है? ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। देखो, जहां पे नेटल स्टिंग होंगे ना, नेटल प्लांट होंगे ना, वहां पे डॉग प्लांट भी होते हैं। डॉग प्लांट इस बीमारी का इलाज है, मतलब एक खतरा है तो दूसरा खतरे से बचाव के लिए नेचर ने ऑप्शन दे दिया। बस पता होना चाहिए कि डॉग प्लांट किसको कहते हैं, कहां होता है। जहां नेटल होगा उसी के आसपास होगा। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। जंगल में जहां नेटल होगा उसके आसपास डॉग जरूर होगा। खतरा तो खतरे से बचाव का उपाय, नेचर को थैंक यू बोलो। अब कोई आपसे पूछेगा कि डॉग प्लांट का नेचर क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? जाहिर सी बात है, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करके आपको राहत देता है ना, तो पक्का ये बेसिक होगा। कैन यू गेस दैट नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? यस, बेसिक। सो द नेक्स्ट टाइम यू नो what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking। जब आप अगली बार कहीं जाओ ऐसे इलाके में और गलती से नेटल प्लांट टच हो जाए और आपको जलन हो जाए, तो आपको क्या खोजना है? डॉग प्लांट खोजना है। आपके पास पहले से कोई ऐसी दवाई है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो दैट इज द केस। एक और पॉइंट आप नोट में ही याद रखिएगा, दिस इज नोट acids in other planets। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid। Venus जो planet है ना, उसका जो atmosphere है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड से घिरा हुआ है ना, मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए और यहाँ पे लाइव बहुत मुश्किल है ना। दिस इज द केस। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के रूप में। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। यस, ऑफ कोर्स। द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब हमें कहा जाता है ना कि दांतों के बचाव के लिए नमक वाले टूथपेस्ट करो, दिन में 3 बार करो, ऐसे बोला जाता है।
मीठा खाने के बाद तो पक्का ब्रश करना चाहिए, ऐसे भी एड वैड में दिखाया जाता है। सवाल ये है कि टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव। ऑब्वियसली अभी हमने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है, एसिड के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाला सब्सटेंस एसिड का अपोजिट होता है, दैट इज समथिंग बेसिक, सो बेसिक इज द आंसर। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देख लो, एक दूसरा क्वेश्चन है, पहले देख लो, पढ़ लो और समझ लो क्या है, फिर आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। A sample of soil is mixed with water and allowed to settle। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। पानी है, वाटर है, ठीक है, बोलो हाँ है। इसमें ना मिट्टी मिला दो, ठीक है ना, सॉइल मिला दो और इससे आपको एक मिक्सचर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, जैसे भी मिला मिला। दिस इज समथिंग ए नाम का सॉल्यूशन, इसमें पानी और मिट्टी सब कुछ है ना। सुपरनेटेड सॉल्यूशन जो भी है आपको मिल गया, क्लियर सुपरनेटेड सॉल्यूशन। अब कह क्या रहा है, द क्लियर सुपरनेटेड सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। अब ये जो भी सब्सटेंस है आपके पास, इसको अगर आप पीएच पेपर पे डालते हो ना, पीएच पेपर ये पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उससे क्या हो जाता है, वो येलो ऑरेंज टाइप का हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है ना कि एसिड को डालोगे पीएच पेपर पे तो येलो ऑरेंज होगा, या बेस को डालोगे तो होगा। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब एसिड को डालते हैं ना पीएच पेपर पे, तो वो इंडिकेट कर देता है कि वो एसिड है, कितना पावरफुल है या नहीं है। तो अगर वो येलो है, समझ लीजिए एसिड है, ऑरेंज हो गया तो पावरफुल एसिड है, और डीप ऑरेंज हो गया तो बहुत पावरफुल एसिड है। और अगर वो ग्रीन है, ब्लू है और एकदम डीप ब्लू है, तो वो बेस, जितना ज्यादा ब्लू होगा उतना अच्छा खासा बेस होगा। यही है ना। तो अब ये चीज इस क्वेश्चन में हमें समझ में आ रही है बात, कि इसने पीएच पेपर को क्या किया, येलो और ऑरेंज कैटेगरी में बदल दिया। तो इसका मतलब ये पक्का है, क्या होना चाहिए, एसिड ही होना चाहिए, है ना। इसमें कोई ना कोई एसिड तो है, तभी तो ये हुआ है। अब आपसे ये तो सवाल हो गया कि ये हमें समझ में आ गई, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते पूछ क्या रहा है, ये तो समझ में आ गया कि ऐसा हुआ है। Which of the following will change the color of this pH paper to greenish blue। अब ये एसिड है, इसके कारण ये येलो ऑरेंज हुआ है, तो अब आपको ग्रीन करना है इस पेपर को, ग्रीन या फिर ब्लू करना है, ब्लू की तरफ ले जाना। तो पक्का इस एसिड को बेसिक की तरफ ले जाना है। तो आप उसमें क्या मिलाओगे, मतलब क्या करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली एसिड है, अब इसको आपको बेस की तरफ ले जाना, तभी तो ग्रीन ब्लू होगा ना। तो इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ये काम कर सकता है। लेमन जूस कर नहीं सकता है क्योंकि खुद ये एसिड होता है। विनेगार खुद एसिड होता है, ये भी नहीं करेगा क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी है। कॉमन सोडा लिखा हुआ है, और एक एंट एसिड, कॉमन सोडा नहीं साल्ट होगा, ये सॉल्ट होगा, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये न्यूट्रल होता है, तो इसको भी आप नहीं लेना। बेसिक का मतलब क्या है, एंट एसिड, तो जो एंट एसिड होगा वही चेंज कर सकता है। एंट एसिड मतलब एसिड का अपोजिट, तो बेस ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना था, कर लोगे आप आराम से। अच्छा, एक और पॉइंट आप याद रख लेना, कुछ नेचुरल एसिड जो है ना हमारे आसपास जो सब्सटेंस में मिलते हैं, जैसे विनेगार में एसिड होता है, एसिडिक एसिड, ये याद रख लेना, पता होगा। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, खाते भी हम लोग। इमली टेमरिन जो होता है टार्टेरिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दूध दही में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, लेमन में सिट्रिक एसिड मिलेगा, चींटियों के डंक में मिथेनोइक एसिड, है ना, और नेटल स्टिंग में ये भी मिथेनोइक, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बात तो हुई है सॉल्ट के बारे में, थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, मोर अबाउट सॉल्ट। ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है कोई ना कोई सॉल्ट बनता है, इसके बारे में ये डन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं।
कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे हमें जो जाननी है उसके ऊपर मैं बात करूंगा. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू नो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस अ सॉल्ट इज फॉर्म अलोंग विद वाटर. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन. लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? देखो, सॉल्ट, वेराइटीज ऑफ सॉल्ट एग्जिस्ट करता है. कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं. कब एसिडिक सॉल्ट बनता है, कब बेसिक सॉल्ट बनता है, कब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं. लेकिन एक नई चीज क्या है? सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग अ फैमिली. अब देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सपोज NaCl ये एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है, और KCl ये दोनों सॉल्ट है. इस पे अगर मैं आयनाइज करूं इसको तो Na+Cl- और K+Cl-. इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों सॉल्ट में कॉमन क्या है? नेगेटिव आयन, क्लोरीन कॉमन है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्लोरीन फैमिली से संबंधित है. क्लोराइड सॉल्ट इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें कॉमन है क्लोरीन, है ना. अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो. एक एग्जांपल ये हो गया. सेकेंड एग्जांपल ले लो आप. जैसे NaCl एक सॉल्ट है और दूसरा है Na2SO4. अब ये दोनों सॉल्ट है. अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मैं मतलब इसको माइनस माइनस कर दो और इसको 2Na प्लस कर दो. ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसमें कॉमन क्या है? इसमें Na कॉमन है, तो सोडियम फैमिली इसको बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट. इन दोनों को सोडियम सॉल्ट, तो इसको क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे क्योंकि कॉमन जो चीज है उस फैमिली से इसको बिलोंग कर देते हैं. So salt having the same positive or negative radicals are said to belong a particular family. For example, NaCl and Na2SO4. It belongs to family sodium because sodium is common in both. But NaCl and KCl, chlorine is common, so this is called chloride salt. तो ये एक नई चीज है, आप ऐसे जानते हो. बाकी ये वाला तो डन है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट है. NaCl टेबल सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जाएगा तो सॉल्ट जो भी बनेगा उसमें एसिड का इंपैक्ट दिखेगा. जैसे अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है. उल्टा भी तो हो सकता है कि एसिड वीक हो बट बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और दोनों वीक है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तो अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा. थोड़ा सा और आगे के पॉइंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं. सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ये बता चुका हूं मैं. और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस 7 को रिप्रेजेंट करता है. On the other hand, salt of strong acid and weak base are acidic, और एसिडिक सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा. बेसिक सॉल्ट 7 से ज्यादा, न्यूट्रल का 7. तो ये पॉइंट ऑलरेडी डन है. अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो अभी मैंने नहीं बताया था पिछले क्लास में वो अभी थोड़ा सा बता दूं. सी वाटर आप जानते हो ना, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं along with some sort of impurities. Sea water contains many salt dissolved in it. And even sodium chloride, that is NaCl, is separated from these salt. मतलब जैसे समंदर का पानी है ना, ये समंदर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं मिक्सचर के रूप में, और NaCl यहीं से प्राप्त किया जाता है, यहीं से निकाला जाता है. और कैसे निकालते हैं इसका अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना. ये देख रहे हो नमक का ढेर आपको दिख रहा है, समंदर के किनारे के आसपास का है. ये सब छोटे छोटे ऐसे कहते हैं ना गड्ढे बना देते हैं, इसमें पानी आ जाता है और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है. जब पानी इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा ना, तो पानी उड़ गया इवेपोरेट होकर के, जो बच गया उसमें अब वो सॉल्ट बच गया. हालांकि उसमें इंप्योरिटीज होती है, उसको प्रोसेस करके फैक्ट्री में यूजेबल सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है. सो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये समंदर के पानी में या पानी में जो है वो तो ठीक है, उसको आप पानी उड़ा करके आप, जैसे यहाँ पे एक गड्ढा होगा, पानी उड़ गया, जो बच गया वो सॉल्ट है. इसमें और भी कुछ है, इसको प्रोसेस करना होता है. लेकिन और भी सॉल्ट अलग अलग इलाकों में, जैसे रॉक सॉल्ट होता है, वो सब मौजूद होता है. सो डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड. वी कैन सी दैट दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन. ये देख रहे हो आप, इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं. ये ब्राउन होते दिखने में, इनमें काफी सारी इंप्योरिटीज या अशुद्धियां होती है, एंड दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट.
Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. मतलब ये कहा जा रहा है कि ये सब बेड ऑफ रॉक सॉल्ट ऐसे बना होगा, मतलब जब बहुत पहले आ, आप कह सकते हैं सदियों पहले पानी, समंदर का पानी ड्राई हो गया होगा और फिर उसी से सॉल्ट वॉल्ट बना होगा, और इसको वैसे ही प्राप्त किया जाता है जैसे कोल को माइंस किए जाते हैं, इसको फिर माइन करना होता है रॉक सॉल्ट को। ठीक है, तो भांति भांति के सॉल्ट होते हैं। और आप शायद जानते होंगे कि रॉक सॉल्ट जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें कंपैरेटिवली सोडियम कम होता है, लेस सोडियम होता है, ये है सोडियम। और जो टेबल मॉडर्न सॉल्ट होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा ज्यादा सोडियम होता है। लो सोडियम सॉल्ट रॉक सॉल्ट को ही कहा जाएगा, बाकी अभी ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो NaCl है, टेबल सॉल्ट घर में किचन में यूज करते हैं, and this is called common salt. Common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use. इस NaCl को कई सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। सो कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो इसको एक रॉ कंटेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं NaCl को। दिस इज रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, मे बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मे बी बेकिंग सोडा, इसको बनाने में भी यूज होता है, मे बी वॉशिंग सोडा, SW सोडा लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ब्लीचिंग पाउडर BP, इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझो आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्रियल लेवल पे ये एक बेस है ना, अल्कली है ना, इसको कैसे बनाया जाता है, निकाला मतलब कैसे प्राप्त किया जाता है, दिस इज अल्कली। आपने ये सुना होगा एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोर एल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके जरिए इंडस्ट्रियल लेवल पर ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये अल्कली है इसलिए अल्कली शब्द यहां से आया। और इस प्रोसेस में साइड प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस भी निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी आती है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में एक क्लोर का मतलब क्लोरीन हो गया और दूसरा NaOH, बट इसमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं और तीनों का प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। ये तीनों के तीनों बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे इंडस्ट्रियल लेवल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, लेकिन क्लोर अल्कली प्रोसेस के तीन प्रोडक्ट होते हैं, एक है NaOH, दूसरा है क्लोरीन गैस के रूप में, और तीसरा है हाइड्रोजन। और तीनों के यूज होते हैं, मैं जो अभी आपको बताऊंगा कहां किसका यूज होता है थोड़ा थोड़ा। फिलहाल तो ये क्वेश्चन है, याद रखना है। और कैसे ये किया जाता है, बेसिकली इसके लिए ना आपको NaCl सॉल्यूशन यूज करना होगा। नमक है ना, साधारण नमक, अभी देखा था ना कि NaCl को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं NaOH बनाने के लिए। अब देखो अभी पता चल जाएगा कि कैसे NaOH बनाने के लिए NaCl यूज किया जाता है। ये पानी लो, पानी में खूब सारा नमक डालो, सैचुरेट कर दो, इस सॉल्यूशन को ना ब्राइन कहा जाता है, और इसी ब्राइन से आपको ये तीनों चीजें मिलेगी क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, which is called brine. तो ब्राइन क्या है, नमक का घोल है अच्छा खासा, पानी में नमक मिलाओ, अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड घोल, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज ब्राइन। और बिजली प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करके, कुछ एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन भी मिलेगा। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। सो बेसिकली what is the input here? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, which is called brine. So what is brine? You know that.
इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी में कुछ ऐसा होता है जिससे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली। अब कैसे, हाउ दिस प्रोसेस इज बीन कैरिड आउट, ये भी थोड़ा सा समझ लो आप। देखो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद ये लाइन बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से समझा दूं। चलो मैं कंटेनर ले लेता हूं, ठीक है, ले लिया। इसमें ना ब्राइन सॉल्यूशन डाला। अब जैसे ही मैं ब्राइन बोलूंगा तो क्या हो गया, इसका मतलब NaCl का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अच्छा खासा। तो अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ब्राइन है और इसी में मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको तोड़ूंगा या इससे जो कंटेंट मिलेगा उसको मैं यूटिलाइज करूंगा, ठीक है ना। तो एक टैंक में मैंने ब्राइन ले लिया, ठीक है, और कायदे से देखेंगे अगर आप ये आयनाइज होगा ना तो इससे आपको क्या क्या मिलेगा। NaCl मतलब Na+Cl- और पानी भी है ना इसमें, पानी के साथ नमक को घोला गया ना, तो पानी वाला H+ और OH-, इतने सारे आयंस हैं। Na+Cl-, H+, OH-, 4 आयंस है। जब ये आयनाइज होंगे तो इसमें 4 प्रोडक्ट मतलब 4 आयंस आपको मिलेंगे, 1 2 3 4। इसके लिए करना क्या होगा, सॉल्यूशन लिया आपने, ले लिया, उसके बाद आप मेटल रॉड, एक कैथोड और दूसरा एनोड ले लो। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के बिजली भी प्रवाहित करवाना है ना, तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, मतलब लाइक दिस, और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया है ना। सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। इसकी पहचान है पॉजिटिव और इसकी पहचान है नेगेटिव। बैटरी से कनेक्टेड, स्विच विच लगा दिया सारा, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपको बिजली फ्लो करवाना है। स्विच ऑन करो, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में ना आयंस के इधर उधर जाने के लिए कुछ आयंस इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, इसके लिए ना मेम्ब्रेन को लगाया जाता है। कुछ को इधर जाना है, कुछ को इधर जाना है, ठीक है। फिलहाल आपने करंट पास किया, इसमें आयंस बन गए। कितने आयंस बने होंगे इसके अंदर, Na+Cl-, H+ और OH-, 4 आयंस है, ठीक है। और आप मे भी शायद जानते हैं कि अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास जो कोई भी कंटेंट जाएगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला जाता है और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला जाता है। तो जब इसमें इस पूरे सॉल्यूशन में 4 आयंस है तो देखो कैथोड पे नेगेटिव है तो कैथोड के पास कौन कौन जाने का प्रयास करेगा, एक तो सोडियम जिसपे प्लस चार्ज है और दूसरा H+, है ना, दोनों इसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अल्टीमेटली आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन को सफलता मिल जाती है इसमें। सोडियम भी ट्राई, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों पे प्लस चार्ज है, लेकिन अल्टीमेटली जो यहां पहुंचता है वो है हाइड्रोजन। और जो H+ है, ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी पर स्टेबल फॉर्मेट में H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये सिंपली आप याद रखो कि H+ जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ऑल्दो Na+ भी है लेकिन सफलता मिलती है H+ को और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके फाइनली स्टेबल फॉर्मेट H2 में कन्वर्ट हो गया। तो H2 आपको कहां से मिला, H2 मिल गया यहां से, कहां से, कैथोड साइड से। अब इधर एनोड की तरफ नेगेटिव वाला जाएगा क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है ना। तो नेगेटिव वाले में कौन कौन से है भाई साहब, क्लोरीन भी है, मतलब नेगेटिव में क्लोरीन भी है और OH- भी है। तो अल्टीमेटली दोनों में से सफलता किसको मिलती है, क्लोरीन को। और क्लोरीन Cl- है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन चला गया आपको एनोड साइड पे, तो यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन, दो चीजें मिल गई, हाइड्रोजन क्लोरीन मिल गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन अपनी जगह गया, हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन भी गया, वो क्लोरीन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब अंदर क्या बचा, ऑब्वियसली अंदर बचा Na+ और OH-, ये दोनों बच गया और यही Na+ OH- NaOH के रूप में यहां से आपको मिल जाएगा। तो तीनों चीजें मिल गई ना। सो इस ब्राइन के जरिए आपको ये सारी चीजें मिल गई। आपको यहां पे मिला हाइड्रोजन, यहां पे मिला क्लोरीन और जो रेस्ट बच गया ये NaOH। दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज हैपनिंग, ठीक है ना।
और जो भी प्रोडक्ट मिला है ना वो बड़ा दिलचस्प है। जैसे क्लोरीन मिला है, नोट में देखो 3 प्रोडक्ट मिला है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH। सो क्लोरीन का क्या यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल में यूज होता है, PVC में यूज होता है, इन्फेक्शंस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी को ट्रीट करने के लिए, CFC में, पेस्टिसाइड्स में कई यूज होते हैं क्लोरीन के। उसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन जो बना इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में, दूसरा इसका क्या यूज होता है? ये तो पहला हो गया। सेकेंड वाला देखो, फ्यूल्स, मार्गरीन ये आर्टिफिशियल बटर जैसा होता है, बटर जैसा, नॉट बटर, ठीक है ना। ये भी इसी से बनता है। अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर्स, तो हाइड्रोजन के कई यूज हो गए, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए एक तरीके से। और बाकी तीसरा वाला तो है ही NaOH। इसका यूज क्या होता है, कहाँ होता है? डी ग्रीसिंग मेटल्स, मेटल में जो ग्रीसिंग की जाती है उसको डीग्रीस करने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में NaOH का यूज होता है। तो ये सब आपके लिए एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एंड थैंक्स टू द क्लोरल्कली, 3 प्रोडक्ट वी कैन obtain from this process. One is NaOH along with chlorine and hydrogen. तो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए, खास करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, इस प्रोसेस को कैरी किया जाता है। लेकिन साइड प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन, अल्कली मतलब NaOH। डन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो उसके जरिए ये चीज कैरी की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द केस। और मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे एक और लेक्चर इसका होगा, उसमें पूरा बाकी का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 40-45 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा लेक्चर नहीं मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल। तो उस हिसाब से ये अब चौथे लेक्चर में जाएगा और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ्स के दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, फिर आ जाएंगे साइंस के तीसरे चैप्टर पे। तो ऐसे करके आपका सीरीज चल रहा है। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इतना तो करो ही। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में। ओके बाय।